हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके दो इम्पोर्टेंट मिनट लेना चाहूँगा। देखिए, ये रिक्वेस्ट है कि जिस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आते हैं वो बहुत ही रिसर्च करके और ऐसे टॉपिक्स पे लेके आते हैं जो आम आदमी की लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट 2 वीडियोस अगर आप मेरे देखेंगे तो वो सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर हैं, जिसमें विवादित प्रॉपर्टी को खरीदने पे क्या हो सकता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो सब जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के बेस पे बताया है। तो इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो हम लाने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या है, वो आम आदमी के कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, और उसका अगर उनको नॉलेज होगी उन बेसिक चीजों की, टेक्निकलिटीज की, तो फिर उन्हें कहीं पे भी धोखा नहीं होगा, उनके साथ कहीं किसी तरीके की मिस हैपनिंग नहीं होगी। तो हमारी कोशिश ये रहती है, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम उस वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी नॉलेज आपको उन वीडियो से मिल सके। तो आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ चेक बाउंसिंग पे। चेक बाउंसिंग का नाम लेते ही ये क्लियर है कि जब चेक बाउंस होता है तो उसके लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 138 में प्रोविजन किया गया है, और उसमें कंप्लेंट फाइल हो करके उसमें जल्दी रिलीफ मिल जाती है। क्रिमिनल केस है वो माना जाता है अगर चेक बाउंस हो जाता है तो, और उसमें जो है 2 साल तक की सजा और ट्वाइस ऑफ द चेक अमाउंट तक का जो है कोर्ट पेनाल्टी इम्पोज कर सकती है, या दोनों भी कर सकती है। तो इसमें क्योंकि जल्दी डिस्पोजल होता है और क्योंकि क्रिमिनल केस है, इसमें जेल जाने का भी प्रावधान है, तो मोस्टली लोग चेक बाउंसिंग पे 138 का केस इंस्टीट्यूट करते हैं। हालांकि इसको सिविल रिकवरी सूट में भी इसको चैलेंज सूट फाइल करके भी आप अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है। प्लस वो जो है उसमें और इसमें डिफरेंस उसका हो जाता है पनिशमेंट का। तो इसमें एक्यूज जो जिसकी वजह से बाउंस हुआ है चेक, वो जल्दी पेमेंट करने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए ये वाले को प्रेफर किया जाता है। तो वैसे तो कॉमन है कि भाई ठीक है, चेक बाउंस हो गया, आप अपने एडवोकेट से कांटेक्ट किया और उन्होंने लीगल नोटिस भेजा, कंप्लेंट फाइल हो गई और कोर्ट में मैटर चलने लगा, जल्दी डिस्पोजल हो जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ट्विस्ट है जिसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और वो स्टेज होती है चेक बैंक में प्रोड्यूस करने के समय की। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो केवल सब, क्योंकि आपकी नॉलेज में जब तक वो बात नहीं होगी तब तक वो चीज नहीं हो सकती। और जब अगर अगर आपने वो चीज नहीं की और तब चेक बाउंस करा के आप अपने एडवोकेट के पास पहुंचे, तो फिर वो एडवोकेट भी कुछ नहीं कर सकता, और वो जो है कंप्लेन बाद में वो रिजेक्ट ही होनी है। अब किस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ इतना लंबा चौड़ा, उस पर जल्दी से आ जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल सेट कर लेता हूँ और उसी के हिसाब से आपको सारे केस का वो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बता दूंगा, और वो भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए, ए और बी दो क्लोज फ्रेंड थे। बी को जरूरत पड़ी अपने बिजनेस में लगभग 20 लाख रुपए की, तो उसने ए से कांटेक्ट किया, ए की भाई जरूरत है, उसने कहा ठीक है। 20 लाख रुपए उसने बी को दे दिए। बी ने उसको एज ए सिक्योरिटी एक चेक दे दिया 20 लाख रुपए का, और ये कहा मैं हर महीने 1 लाख रुपए रीपे कर दूंगा, और जब पेमेंट पूरा हो जाएगा तो चेक वापस ले लूंगा। अब हुआ ये कि 1-1 लाख करके उसने 5 लाख तो पेमेंट किया, लेकिन उसके बाद उसने अवॉइड करना शुरू कर दिया और पेमेंट भी बंद कर दिया। ए ने काफी कोशिश करी, नहीं हुआ, तो फिर लास्ट रिसोर्ट के तौर पे उसने वो चेक बैंक में प्रोड्यूस कर दिया, और वो बाउंस हो गया। बाउंस होके वो अपने एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेज के और 138 की कंप्लेंट फाइल हो गई। कोर्ट में जब ये मैटर चला तो कोर्ट ने मजिस्ट्रेट किया, तो उन्होंने देखा एविडेंस में स्टेटमेंट हुए कि उसमें 5 लाख रुपए तो उनको रीपेमेंट किया जा चुका है। एक चेक उन्होंने दिया है 20 लाख का। तो कोर्ट ने पाया कि ये सेक्शन 138 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया गया है कि डेट और अदर लाइबिलिटी, और उसको एक्सप्लेन किया है एक्सप्लेनेशन में 138 के। मैं बता देता हूँ शॉर्ट में
कि जो डेट और लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटी टर्म यूज किया गया है उसको डिफाइन किया है एक्सप्लेनेशन में, और उसमें ये लिखा है लीगली इन्फोर्सेबल डेट। अब ये टर्म यूज किया है। अब लीगली इन्फोर्सेबल डेट का मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब ये हुआ कि कानूनी रूप से जिस ऋण को इन्फोर्स कराया जा सके, मतलब जो कानूनी रूप से रिकॉग्नाइज हो वो ऋण, और उसमें जो है उसको कोर्ट के थ्रू आप इन्फोर्स करा सके कि भाई अगर नहीं पेमेंट हो रहा है तो आप उसको रिकवरी के लिए कोर्ट के माध्यम से रिकवरी करा सके। तो लीगली इन्फोर्सेबल डेट होनी चाहिए, तभी सेक्शन 138 का केस बनता है। तो कोर्ट ने कहा कि 20 लाख रुपए का आपने चेक प्रोड्यूस किया, 5 लाख रुपए ऑलरेडी वो रीपे कर चुका है, तो आपका ये लीगली इन्फोर्सेबल डेट तो रही नहीं 20 लाख रुपए, तो इसलिए 138 का केस नहीं बनता है और उनका कंप्लेंट केस रिजेक्ट कर दिया। अब ये मामला चलते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सब जगह से रिजेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने भी आफ्टर डिस्कशन यही पाया, क्योंकि 20 लाख में से 5 लाख ऑलरेडी पेड है, तो भाई 20 लाख की आप कैसे केस डाल सकते हैं और 20 लाख के लिए आपने चेक कैसे प्रोड्यूस किया? तो इसलिए वो कंप्लेंट उन्होंने उस नीचे के सारे ऑर्डर्स को ही कंफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि ये कंप्लेंट नहीं बनती है। तो ये तो एक मामला हो गया, लेकिन अब इसका करें क्या फिर? इसका अगर ऐसे नहीं बनती है तो फिर क्या किया जाए ऐसे मामलों में? भाई वैसे तो नॉर्मली चेक ऐसा होता है कि पार्ट पेमेंट नहीं होता है तो चेक बाउंस हुआ तो चल जाता है, लेकिन जहां पार्ट पेमेंट हो गया, मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए किसी को दिया, उसमें से 2 लाख उसने वापस कर दिया, अब चेक आपके पास 5 लाख का है, तो 3 लाख रुपए के लिए आप 5 लाख का प्रोड्यूस करेंगे, तो समझ लीजिए यही तो रिजल्ट आ जाएगा, कंप्लेंट रिजेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में ये भी बताया कि सेक्शन 56 क्या कहती है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। वो क्लियरली कहती है इंडोर्समेंट फॉर पार्ट ऑफ सम ड्यू। इसका ये डिस्प्ले भी हो रही है, इसका मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको मीनिंग बताता हूँ। नो राइटिंग ऑन ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ निगोशिएशन इफ सच राइटिंग परपोर्ट्स टू ट्रांसफर ओनली ए पार्ट ऑफ द अमाउंट अपीयरिंग टू बी ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये तो ये कहता है कि देखिए अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर ये रिमार्क लिख दिया जाता है कि मान लीजिए कि 20 लाख का था, उसमें आप ये लिख देंगे इंडोर्समेंट या रिमार्क कर देंगे कि 20 लाख का अमाउंट है, आप लिख दें 15 लाख का पेमेंट किया जाए, तो वो इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट है, बट वेयर सच अमाउंट हैज बीन पार्टली पेड a note to that effect may be endorsed on the instrument which may then be negotiated for the balance। लेकिन अगर आपको पार्ट पेमेंट हो चुका है और आप ये लिखते हैं कि इतना पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तब वो निगोशिएट किया जा सकता है और तब वो चेक, वो इंडोर्समेंट इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां पार्ट पेमेंट हो गया है चेक देने के बाद और आपके चेक प्रोड्यूस करने से पहले, उस सिचुएशन में अगर आपको पार्ट पेमेंट मिल गया है, जैसे जो एग्जांपल लिया कि 20 लाख का था और 20 लाख का उसने चेक दिया था, उसके बीच में 5 लाख उसने रीपे कर दिया, तो उस सिचुएशन में चेक प्रोड्यूस करने से पहले आपको क्या करना है, ये आपकी ड्यूटी है, जो चेक होल्डर है वो उसको एक इंडोर्समेंट करनी है और लिखना है कि मुझे इतना पैसा प्राप्त हो गया है, केवल ये चेक इतने बैलेंस अमाउंट के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये मैं आपको यहाँ डिस्प्ले भी हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं कि भाई इतना पैसा, जैसे ये वाला एग्जांपल था कि 5 लाख इसमें मुझे प्राप्त हो चुका है, ये चेक 15 लाख रुपए के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, और बाकायदा आपने साइन कर दीजिए। इसे कहते हैं प्रॉपर इंडोर्समेंट, और इसको करने के बाद आप प्रोड्यूस कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि चेक प्रोड्यूस करने से पहले बैंक में आपको ये देखना है कि अगर आपको पार्ट पेमेंट हो गया है तो आप उस बात को मेंशन करेंगे अपने सिग्नेचर के साथ प्रॉपरली। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका केस आगे जाके डिसमिस होना ही होना है। तो अगर आप ये कर देते हैं, उसके बाद अगर चेक बाउंस हो जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब वो 138 का केस का जो है वो पूरी तरह से वैलिड है और वो बनता है।
अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेरी आ जाती है कि जैसे कि भाई ये रिमार्क अब चेक में अगर लिखते हैं तो बाउंस हो जाता है कि आप ओवरराइटिंग भी नहीं कर सकते, उसमें जरा सी डॉट भी लग जाएगी अगर, और बैंक वालों ने देखा कि ये ओवरराइटिंग है तो वो बाउंस कर देते हैं इसी बात पे। तो उसके लिए सेक्शन 15 जो है इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, उसमें ये प्रोविजन किया गया है कि उसमें साफ लिखा हुआ है, अब डिस्प्ले हो रही है कि ऑन द बैक, सेकंड लाइन में, ऑन द बैक और फेस देयर ऑफ और ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स देयर टू। मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। व्हेन ए मेकर और होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम अदरवाइज देन एज सच मेकर फॉर द पर्पज ऑफ निगोशिएशन के लिए अगर वो कुछ लिखते हैं और साइन करते हैं ऑन द बैक और फेस देयर ऑफ और ऑन ए स्लिप ऑफ ए पेपर एनेक्स देयर टू also signs for the same purpose a stamped paper intended to be completed as a negotiable instrument, he is said to endorse the same and is called the endorse। तो वो आप पीछे के साइड में भी लिख सकते हैं, उसके फ्रंट साइड में भी लिख सकते हैं, या जो अलग से स्लिप लगाई जाती है। अब वो स्लिप लगनी तो बंद हो गई है, अब जो पहले स्लिप चेक के साथ लगती थी, अब तो वो बैंक वाले कहते हैं कि आप चेक के बैक साइड में ही अपनी सारी डिटेल लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है कि मेरी ओपिनियन ये है कि फ्रंट पे लिखने के बजाय, क्योंकि बैंक ऑफिशियल्स को भी ज़्यादा कॉमनली ये बात नहीं पता होती है लीगल, तो पता चला आप इसी पॉइंट पे कि आपने लिख दिया इस पे तो बाउंस कर दें, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़े या आप फिर इसी के लिए फाइट करना शुरू करें। उसके बजाय आप इसकी बैक साइड में, जहाँ अपना एक साइड में डिटेल लिखें और उससे ऊपर आप स्पेसिफिकली ये लिख दें, अगर पार्ट पेमेंट आपने लिया है, ले चुके हैं, कि रुपए इतना। अब डिस्प्ले फॉर हेल्प के लिए मैं आपको डिस्प्ले भी कर देता हूँ, ये लिख सकते हैं कि इतना रुपए प्राप्त हो चुका है और ये चेक बैलेंस रुपीज इतने के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, और अपना बाकायदा सिग्नेचर करके और डेट डाल के और फिर अपनी डिटेल सारी दे दें, अपना अकाउंट नंबर और नाम और मोबाइल, और फिर उसको ड्रॉप कर दें बॉक्स में। तो इससे उसके बाद अगर आप चेक बाउंस होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर वो 138 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो का केस बनता है। तो इस तरह से ये जो मैंने एग्जाम्पल भी लिया था ए और बी का, वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के जो फैक्ट थे उसी से लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि कॉमन नॉलेज में नहीं होती है। अगर पार्ट पेमेंट नहीं हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही प्रोड्यूस कर दीजिए, बट वो अगर पार्ट पेमेंट हुआ है तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ये नहीं करेंगे इंडोर्समेंट तो वो आपका केस जो है वो रिजेक्ट होना ही होना है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और भी है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इसमें रिकवरी सूट में भी जा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जल्दी डिस्पोजल हो जाता है क्रिमिनल केस में, थोड़ा एक्यूज डर भी जाता है क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान है, तो सब लोग इसी को प्रेफर करते हैं। बट क्या होता है कि अगर आप इस सब के रिजेक्शन के बाद, मान लीजिए आपसे गलती हो गई, अब आप कहते हैं, आप सोचते हैं कि अब तो ये कंप्लेंट रिजेक्ट हो गई, अब क्या करें, तो रिकवरी में चले जाएं, तो रिकवरी सूट में भी नहीं जा सकते क्योंकि तब तक 3 साल निकल जाते हैं, क्योंकि 3 साल लिमिट होती है रिकवरी सूट फाइल करने की, तो कॉज ऑफ एक्शन से, तो वो भी निकल जाती है, तो इसलिए सब कुछ बेकार हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आपके सामने इस टॉपिक पे वीडियो लाया कि इसको आप बहुत ध्यान से ध्यान रखें कि अगर पार्ट पेमेंट हुआ है तो उसका इंडोर्समेंट जरूर करें। बताइएगा कैसा लगा वीडियो। नमस्कार।